एपिसोड 5। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शान सोनी को नौकरों वाले कपड़े देते हुए कहता है आज से वो यही पहनेगी और घर का सारा काम भी करेगी। इधर सोनी इतना कुछ शह के रहने वाली लड़की नहीं थी तो उसने किसी की हेल्प लेने की कोशिश की और रात के अंधेरे में जब शान के घर में सब सो जाते हैं तो वो चुपके से फोन ढूंढने लगती है। पर उसी समय मेनका भी पानी लेने जगह जाती है जिससे छुपने के लिए सोनी शान के कमरे में चली जाती है। हालांकि सोनी को पता नहीं रहता है कि वो कमरा शान का है, बस वो छुपने के लिए उस कमरे में जाती है और टेबल पर फोन रखा देख सोचती है कि इसी से बात कर लेते हैं। पर जैसे ही सोनी फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाती है शान का एक हाथ उसके चेहरे पे आ जाता है जिसे काफी मुश्किल से सोनी हटा पाती है और फोन लेके अपने कमरे में आ जाती है और पुलिस से बात कर लेती है। कहानी अब आगे। सोनी का पुलिस से बात होने पे उसे लगता है कि अब वो आजाद हो जाएगी। अगले सुबह सोनी जल्दी ही जग जाती है और वहीं नौकरों के कपड़े पहन चली जाती है घर काम करने। शान जब ये देखता है कि बिना कुछ कहे ही सोनी अपना काम कर रही है और उसके चेहरे पे भी एक अलग ही खुशी दिख रही है तो उसे कुछ शक होता है और वो सोनी के पास जाके कहता है वह आज इतना जल्दी जग के अपना काम भी करने लगी, चलो अच्छा है जितना जल्दी तुम कबूल लो कि तुम्हारी जगह क्या है उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। आखिर हो तो तुम एक नौकर ही ना। ये सिंदूर ये मंगलसूत्र तो सिर्फ तुम्हें गुलामी में करने का एक तरीका था। शान के इतना कुछ सुनाने पे भी सोनी कोई जवाब नहीं देती है, वो बस एक बार शान की तरफ देख लेती है फिर अपना काम करने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसके गुलामी का आखिरी दिन है। शान को अपने प्रति सोनी का ऐसा व्यवहार देख बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर इतना बोलने पे भी ये कुछ क्यों नहीं सुना रही मुझको, फिर वो वहीं पास के सोफे पे बैठ गया। सोनी ने जैसे ही झाड़ू लगाना शुरू किया शान जानबूझकर गंदे करते जाता और सोनी उसे बार बार साफ कर देती। शान को अब अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो सोनी के रसोई में जाते ही उसके पीछे पीछे वहां चले गया और वहां के सारे नौकरों को बोला बाहर जाने, क्योंकि उसे सोनी से कुछ अकेले में बात करनी है। सारे नौकर शान की बात सुन वहां से चले जाते हैं फिर भी सोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस अपना काम करती जाती है। शान उसे धक्के देके दीवार से लगा देता है और उसके हाथों को पकड़ बोलता है आखिर बात क्या है, मैं सुबह से देख रहा हूँ आज कुछ बदली बदली लग रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात सुन लो, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रहा है तो उसे खत्म करो, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सोनी को शान के इस रवैये से बहुत तकलीफ होता है, उसका हाथ भी दर्द कर रहा होता है पर वो सिर्फ एक उम्मीद में कि ये सब अब खत्म हो जाएगा चुपचाप सह लेती है। शान के इतना हट करने पे भी सोनी का कोई रिस्पांस नहीं होता है जिससे शान का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उसको छोड़ते हुए बोलता है आखिर किस मिट्टी की बानी हो तुम, मैं तुम्हें इतना दर्द दे रहा हुआ और तुम हंसे जा रही हो। पर कोई ना, ये खुशी बस कुछ पल की है। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम सब भूल जाओगी कि ये खुशी होती क्या है। और शान वहां से अपना पैर पटकते हुए बाहर चले जाता है। सोनी उसके जाने के बाद खुद में बोलती है जो करना है कर लो शान, मैं भी सोनी हूँ, तुम्हारी इतनी जाति बस अब कुछ दिनों का है। अब मैं भी नहीं सहूंगी और ना मेरी दोस्त सहेगी। बस एक बार हम दोनों आजाद हो जाए फिर देखते हैं किसकी खुशी गायब होती है। बस एक बार पुलिस हमारी मदद करने आ जाए फिर तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे कुछ। सोनी बस इसी उम्मीद में रह जाती है कि पुलिस किसी को भेजेंगे उसके मदद को, पर शाम तक सोनी का ये उम्मीद भी टूट जाता है और वहां कोई भी नहीं आता है उसकी मदद को। शाम को सोनी काफी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर पुलिस आई क्यों नहीं। रात में तो बोला गया था कि सुबह भेजेंगे किसी को मदद के लिए, फिर आया क्यों नहीं कोई आया। लगता है एक बार फिर बात करना पड़ेगा, शायद बहुत सारा कंप्लेन रहता है उनको तो भूल गए हो। और फिर मैंने एड्रेस भी तो नहीं बताया था उन्हें, तो फिर कैसे आते। वैसे भी शान नाम का तो बहुत कोई है, क्या पता किसी और शान के यहाँ चले गए हो। आज रात मुझे फिर से बात करना पड़ेगा और इस बार उन्हें एड्रेस भी बता देंगे, ये सोच सोनी रात का इंतजार करने लगी। काफी रात होने पे जब सब सो गए तो सोनी फिर से चुपके से शान के कमरे के बाहर रखे फोन को लगाने का ट्राई करने लगी, पर कुछ तकनीकी समस्या के कारण उसका फोन नहीं लगा। फिर सोनी ने शान के फोन से ही बात करने का सोच फिर उसके कमरे में चुपके से चली गई। फोन वहीं टेबल पर रखा था, सोनी ने आराम से फोन ले वहां से जाने लगी और अपने कमरे में जा फोन लगाने की कोशिश करने लगी। पर इस बार सोनी का कॉल थाने में कोई भी नहीं उठा रहा था।
अंत में सोनी हार के फोन वहीं वापस रखने आ गई और टेबल पर रख जैसे ही जाने के लिए दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाई कि पीछे से शान बोलता है, क्या हुआ, किसी ने फोन नहीं रिसीव किया तुम्हारा? शान के यूं अचानक पूछने पे सोनी घबरा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो शान उसके जस्ट पीछे खड़ा था। क्या हुआ मिसेस शान यादव? नहीं रिसीव कर रहा थाने में कोई तुम्हारा फोन? रुको मैं लगा देता हूँ, पर बात क्या करनी है तुमको? जो भी बात है मुझे बताओ, कोई समस्या है मुझे बताओ, मैं अभी दूर कर देता हूँ। क्या हुआ, कोई परेशान कर रहा है तुम्हें जो तुम पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रही हो? अरे मुझे बताओ, आखिर मेरी गुलाम को किसने परेशान करने की कोशिश की, मैं भी तो जानूं। सोनी बस शांति से खड़ी रहती है, फिर शान बोलता है, ऐसा सोचना भी नहीं कि कोई यहाँ तुम्हारी मदद को आएगा। ये शान यादव और प्रशांत यादव का घर है, यहाँ पुलिस कभी सोच भी नहीं सकता आने का, फिर तुम्हारी मदद तो दूर की बात है। जितना जल्दी ये समझ जाओ उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। खैर ये सब छोड़ो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा सर दबा दो बैठ के यहाँ। और एक बात और, गला दबाने की तो सोचना भी नहीं। सोनी शान का इतना सब सुन बोलती है, ये जो तुम हमेशा इतने घमंड में रहते हो और बोलते हो ना कि ये तुम्हारा घर है, पर असल में ये तुम्हारे पापा का घर है और यहाँ पर कोई तुम्हारे पापा की डर की वजह से नहीं आता है, ना कि तुम्हारी वजह से। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें तुम्हारा क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं है तुम्हारा, तुम तो बस एक गुंडे हो, गुंडे जो बस लोगों को डराना जानता है और जो कमजोर हो उस पर अपना हक जताना जानता है, और हो ही क्या तुम? अपनी लाइफ में पुलिस को भी तुमने डरा दिया होगा, तभी तो वो नहीं आए यहाँ। पर बस और नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा डर, अब नहीं डरने वाले किसी से हम। मेरी दोस्त का बात नहीं रहता तो मैं कब का भाग जाती यहाँ से। एक उसके हिफाजत के लिए ही तुम्हारी बेवकूफ़ी सहना पड़ रहा है, पर मुझे डर नहीं किसी बात का। अपने जान का तो मैं बचपन से ही परवाह नहीं करती हूँ। हाँ, एक गलत आदत है मुझ में कि मुझे दूसरों का दर्द भी नहीं देखा जाता है। सोनी के ये सब बोलने पे कि तुम हो ही कौन, लोग तो बस तुम्हारे पापा के कारण तुमसे डरते हैं, वरना तुम भी एक गुंडे ही हो, वो भी सड़क छाप गुंडे जो लोगों को अपने पापा के नाम से डराना जानता है। लोग तुम्हारे पापा से डरते हैं ना कि तुमसे, और मैं तो तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। शान को सोनी का इतना सुनना काफी था, उसे गुस्सा दिलाने के लिए सोनी लगातार उसे सुनाए जा रही थी। अंत में शान को रहा नहीं गया और वो सोनी का हाथ पीछे मोड़ उसके मुंह पर अपना दूसरा हाथ रख के बोलता है, मान लेते हैं मुझसे कोई नहीं डरता, तुम भी नहीं डरती। हाँ, मेरे पापा के नाम से सारे डरते हैं, पर आज तुम्हें मैं खुद से डरा दूंगा। और ऐसे ही बोलते बोलते शान सोनी को वही पास के दीवार से लगा उसके करीब जाने की कोशिश करने लगता है। सोनी शान को अपने पास आते देख थोड़ा घबराने लगता है और वो बोलती है, ये क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो मुझसे डर नहीं ना लगता है? तो आज मैं भी बताता हूँ तुम्हें कि डर किसे बोलते हैं। आज तुम्हें मुझसे डरना आ जाएगा। शान, ये क्या मजाक है? हटो दूर मुझसे, नहीं तो मैं हल्ला करने लगूंगी। और सोनी शान को धक्का देने की कोशिश करने लगती है। क्यों, क्या हुआ? ऐसे भी तुम मेरी पत्नी हो, किसी को कुछ बोला भी तो कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एक पति का अपनी पत्नी पर पूरा हक होता है। पर ये शादी एक जबरदस्ती की शादी है शान, जो तुमने मुझे डरा के किया था, हम दोनों के रिश्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी होगा। हाँ हाँ मिसेस शान यादव, पर ये दुनिया वाले तुम्हारी बातों पे क्यों विश्वास करेंगे? तुम्हारे मांग की ये सिंदूर उस बात का गवाही है कि तुम मेरी पत्नी हो, फिर कोई भी हम दोनों के बीच क्यों आएगा? ऐसा बोलते बोलते शान सोनी को और डराने के मकसद से उसके और करीब जाने लगता है। ये क्या कर रहे हो तुम अपना होश खो बैठे हो शायद शान। मुझे डराने के लिए इतनी गलत हरकत शोभा नहीं देती तुम्हें। छोड़ो मुझे, वो सब मैं देख लूंगा, क्या मुझे शोभा देगी क्या नहीं, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो मिसेज यादव। सोनी को अब शान से डर सा लगने लगता है। रात का समय भी था, सभी सोए हुए थे तो कोई मदद को भी नहीं आ सकता था। फिर सोनी ने शान को पूरे फोर्स से धक्का दिया, जिससे शान बेड पे गिर गया और सोनी वहां से तुरंत भाग के अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। सोनी को यूं भागता मेनका देख लेती है। शान सोनी के जाने के बाद जोर जोर से हंसता हुआ खुद में कहता है, आज तुम्हें मेरा डर भी पता लग गया होगा, अब मुझे नहीं लगता तुम फिर से ऐसा कुछ करने का सोचोगी। इधर सोनी अपने कमरे में एक कोने में बैठ रोने लगती है, उसके हाथ आज काफी थरथरा रहे थे। वो अंदर से काफी डर गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शान ऐसा कुछ करेगा।
तभी वो अपने हाथ को पकड़ते हुई बस शांत सी बैठी रहती है। शान का ऐसा रूप उसने पहले नहीं देखा था। अब सोनी को शान के पास जाने में भी डर लग रहा था, पर एक ही घर में होके कैसे वो उसका फेस देखे बिना रह पाएगी। इसी सब उलझन में सोनी फंसी सी रह जाती है। अगले सुबह सोनी जल्दी जल्दी सोचती है अपना सारा काम कर ले ताकि उसे शान का मुंह ना देखना पड़े और वो अपने कमरे में चली जाए। पर जैसे ही सोनी अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ जाने की कोशिश करती है कि तभी शान उसे बोलता है कि एक चाय बना दे, उसके लिए रात से ही सर में बहुत दर्द हो रहा है। रात का नाम सुन सोनी बिल्कुल कांप सी जाती है और फाटक से रसोई जाके शान के लिए चाय बनाने लगती है और कुछ ही देर में वो शान के लिए बनाई चाय बाहर आंगन में ले आती है, जहां शान अपनी दीदी मेनका के साथ बैठा रहता है। शान को चाय देते हुए सोनी के हाथ बहुत कांपते हैं, जिसे देख मेनका बोलती है, अरे अच्छे से दो चाय, ऐसे कांपते हुई दोगी तो शान के हाथ पे गिर जाएगा। मेनका की बात सुन सोनी सिर्फ जी ही बोल पाती है। शान सोनी को और परेशान करने के इरादे से मेनका को बोलता है, आपको पता है दीदी, कल रात को इतना मजा आया ना सोने में। और सोनी की तरफ देख हंसने लगता है, और आपको पता है दीदी, मैंने रात में एक अजीब सपना भी देखा। अच्छा, क्या सपना देखा मेरे भाई ने? यही कि कोई मेरे कमरे में। इतना बोलते बोलते शान रुक जाता है और सोनी डरी सी वहां से भाजीबी के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही शान अपनी बहन से कहता है, छोड़ो जाने दो दीदी, ऐसे ही फालतू का सपना था, सपना कभी सच थोड़ी ना होता है। मेनका को सोनी का ये बर्ताव और शान के ऐसे बात से बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने मन में ही सोचा, बात तो कुछ जरूर है, तभी तो कल रात को मैंने सोनी को शान के कमरे से बाहर निकल के भागते हुए देखा था। फिर मेनका ने भी सोनी को आवाज लगाया, एक कप मेरे लिए भी चाय लेते आना। मेनका की आवाज सुन सोनी फिर से मेनका के लिए चाय बनाती है और उसे देने जाती है। सोनी को देख शान फिर से उसे परेशान करने के लिए बोलता है, मेनका दीदी, आप जानते हो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा के नाम के सहारे हूँ। मैं उनके नाम का इस्तेमाल करके लोगों को डराता हूँ, मुझसे कोई नहीं डरता, वो तो बस पापा से डरते हैं और मैं उनका बेटा हूँ तो इसीलिए मुझसे भी डरते हैं। अरे शान, तुझे ऐसा किसने बोला, मुझे बता तो जरा, मैं भी तो जानूं ऐसा कौन है जिसे ये लगता है कि कोई मेरे भाई से नहीं डरता है बल्कि सिर्फ प्रशांत यादव से डरता है। उसे थोड़ा मैं भी तो बताऊं कि तू तो पापा से भी बड़ा वाला गुंडा है, तुझसे तो पापा भी कभी कभी डर जाते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे अब अच्छे से समझा दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो फिर से मुझे ऐसा कुछ बोलने का हिम्मत करेगी। अगर बात समझ गई यूं ठीक है, वरना मुझसे मिलवाना, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। मेनका अपने भाई के तरफ देखते हुए पूरे गंभीर हो कहती है। शान की यूं बार बार बोलने पर और उस रात का जिक्र करने पर सोनी को रात की बातें याद आने लगती है और मेनका के कमरे की सफाई करते हुए उसका हाथ फिर से कांपने लगता है, जिसे मेनका देख लेती है और सोनी को बोलती है, क्या हुआ, इतना कांप क्यों रही हो? सामान टूट जाएगा। क्या हुआ, भूत देख लिया है क्या जो ऐसे कर रही हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर एक भी सामान टूटा तो उसकी भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। ये सारे सामान बहुत ही कीमती है, तुम्हें पता है ना? सोच लो और एक बात जान लो, इसकी कीमत कैसे वसूल करना है मुझे अच्छे से आता है। मेनका की तीखी बातों को सुन सोनी बोलती है, वो बस आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है इसीलिए ऐसे हो रहा है। पर आप फिक्र ना करो, नहीं टूटेगा कुछ भी। और सोनी फिर से साफ सफाई करने लगती है मेनका के कमरे की। कुछ देर में शान भी मेनका के कमरे में आता है और बोलता है, वो दी आपने बोला था ना आपके पास सर दर्द की दवा है, वो दे दीजिए ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है मुझे। हाँ रुक भाई, अभी देती हूँ। इधर शान को कमरे में देख सोनी डर जाती है। मेनका सोनी को देख बोलती है, सुना नहीं, शान के सर में दर्द हो रहा है, सर नहीं दबा सकती हो क्या उसका? सोनी मेनका की ये बातें सुन कुछ बोले बिना ही वहां से चली जाती है। मेनका को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो शान को बोलती है, देखा तुमने इसका रवैया, एक तो नौकर है, ऊपर से ईगो देखो, बिना कुछ बोले ही चली गई। मैंने उसे कुछ बोला भी था, मेरे बात का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। छोड़ो ना दीदी, दूसरे के लिए खुद का खून क्यों जलाना, उसे मैं बाद में सबक सिखा दूंगा, अभी तो आप मुझे दवाई दे दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है सर में। हाँ वो कौन सा भागे जा रही है, उसे तो बाद में देख लेंगे, तू रुक, मैं अभी लती हूँ दवाई तेरे लिए। और मेनका दवाई लाने चली जाती है। इधर शान अपने सर को पकड़े सोचता है, तू नहीं जानती दीदी ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही है,
इसे मुझसे डर नहीं लगता है, न तो बस उसी का एक डेमो दिया था रात में। ये तो डेमो में ही डर गई है, इसे तो आगे डराने का जरूरत ही नहीं है मुझे। देखते हैं कब तक ये ऐसे रहती है, नहीं तो मेरे पास दूसरा भी इलाज है इसे सबक सिखाने का। मेनका इतने में वहां आ जाती है और शान को बोलती है, क्या हुआ, अब तू क्या अकेले अकेले में बोले जा रहा है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही, तुम दवाई दो ना। अच्छा यहाँ बैठ, मैं तेरा सर दबा देती हूँ, और ये ले दवाई भी खा ले, फिर मैं तुझे बोम लगा दूंगी। हाँ दीदी ये सही रहेगा, तू सर दबा दे, मेरा वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तेरे मालिश का, आज वो भी हो जाए। ये बोल शान मेनका के आगे बेड से लग कर बैठ जाता है। मेनका भी उसके सर में बाम लगा के उसका सर दबाने लगती है और ऐसे ही बोलती है, शान जानता है कल मैंने रात में सोनी को तेरे कमरे के आगे से भागते हुए देखा था। देखना तू ध्यान रखना कहीं वो कुछ चुरा ना ले। ऐसे भी गरीब है तो इतना कुछ देख के किसी का भी मन बदल सकता है और लालच आ सकता है। मेनका की ये बातें सुन शान बोलता है, नहीं दीदी सोनी ऐसी भी नहीं है। हाँ वो बोलती कुछ ज्यादा है और थोड़ा बहुत घमंड भी है, पर वो मैं ठीक कर दूंगा, बाकी वो लालची नहीं है। अब देख ले, मेरा तो काम था तुझे बताना, कल कुछ उच नीच हो जाए तो ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं था। ध्यान रख छोटे, वैसे भी दुनिया बहुत खराब है। हाँ दीदी आप परेशान मत हो, हम हैं न, संभाल लेंगे सब, बस आप तो आज मेरी अच्छे से मालिश कर दो बस। हाँ कर ही रही हूँ। शान आंख बंद करके मालिश का मजा लेने लगता है और बोलता है, सच में मेनका दीदी आपके हाथों में तो जादू है। मेरा सुबह से सर दर्द हो रहा था पर आपके हाथ लगाते ही भाग गया सारा दर्द। वाह दीदी मजा आ गया आज तो। चल चल अब बंद कर मेरी तारीफ करना तू। अब बहुत हो गया मक्खन लगाना। अब कुछ देर चल तू आराम कर लेना, सारा टेंशन भूल जा और आराम से कुछ देर सो जा बस। बाकी मैं देख लूंगी सब। हाँ दीदी जा रहा हूँ, आराम ही कर लूंगा कुछ देर। ये बोल शान अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। इधर मेनका को फिर से मौका मिल जाता है कि वो सोनी को परेशान कर पाए। मेनका काफी अकेले थी तो उसे मन नहीं लग रहा था। तभी उसने सोनी को हॉल में पोछा लगाते देखती है, तभी मेनका वहां आ जाती है। सोनी को इतने आराम से काम करते देखती है तो सोचती है कि चलो इसी से टाइम पास करते हैं। और वो सोनी के पास चली जाती है और मेनका सोनी को बड़े ध्यान से काम करते देखते रहती है। काफी देर तक सोनी कुछ नहीं बोलती है, पर बहुत देर तक मेनका के यूं देखते रहने पर सोनी से रहा नहीं गया और वो पूछने लगी, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ काम था तो बताइए, कर देते हैं। काम तो करना ही है न तुम्हें, पर मुझे ये समझ नहीं आता छोटे ने ऐसा क्या देख लिया तुझमें जो तुझसे शादी ही कर बैठा। वैसे तुझमें ऐसा भी तो कुछ खास नहीं है। मेनका की ये बातें सुन सोनी बोलती है, ये तो आपके भाई की गलती है कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी आपके भाई ने मजाक बना के रख दिया है। सोनी की बातें तो मेनका को सही ही लग रही थी, पर वो अपने भाई के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती थी। फिर क्या था, मेनका सोनी पे ही बरस गई और बोलने लगी, चलो काम करो, ये फालतू बातें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भाई कैसा है मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और वो कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करता है। जरूर कोई कारण ही होगा जो वो ऐसा करने पे मजबूर होगा। तू अपना काम कर बस, बाकी जो हो मैं देख लूंगी। और वो पीछे देख कितना गंदा है, अच्छे से फर्श साफ करेगी ना? चल पीछे फिर से साफ कर, और वो भी जल्दी से। एक ही काम में पूरा दिन लगा देगी क्या? और भी काम पड़ा हुआ है, वो कब होगा? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला। ये सब बोल मेनका जाने लगती है। अभी वो कुछ ही दूर जाती है कि फिसल कर गिरने का बहाना करते हुई कहती है, ये सब क्या है? इतना फर्श गिला क्यों है? अभी मैं गिर जाती। काम पे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी तेरा। तू रुक जा, मैं बताती हूँ, शान को वही समझा सकता है तुझे। पर मैंने तो सूखा ही पोछा लगाया है, अब आप कैसे गिरी ये नहीं पता। क्या पता भगवान भी ऊपर से देख रहा हो। और क्या बहुत जवान चलने लगी है तेरी। नौकर है, नौकर की तरह रह, ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और जाते जाते सोनी के पास रखे पानी के बाल्टी को गिराते हुई मेनका चली जाती है, जिसे सोनी भी देख लेती है और बोलती है, ये क्या है, आपने बाल्टी से पानी क्यों गिरा दिया? मैंने कहाँ गिराया है, ये तो तुम्हारे पैरों से लग कर ही गिरा है। अब जल्दी से इसे साफ कर, वरना अगर कोई और गिरा तो तेरी खैर नहीं। शान तुझे छोड़ेगा नहीं। झूठ क्यों बोल रही है आप? मैंने खुद देखा है, अभी आपने अपने पैरों से पानी गिराया है। अच्छा इसका मतलब, तेरे कहने का मतलब है कि झूठ बोल रही हूँ? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल झूठ बोल रही है।
अच्छा चल मान लेते हैं मैं झूठ बोल रही हूँ, तो क्या क्या करेगी तू? चुपचाप से अपना काम कर, ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोल मेनका अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही मेनका कमरे की तरफ अपना कदम बढ़ाती है कि फर्श पर गिरे साबुन वाले पानी पे इस बार सच में उसका पर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और उसके मुंह से हे भगवान निकल जाता है। सोनी जब ये देखती है तो उसके मुंह से अचानक से हंसी छूट जाती है जिसे मेनका देख लेती है। पर फिर सोनी अपनी हंसी छिपाते हुए मेनका को उठाने जाती है। क्योंकि साबुन का पानी ज्यादा रहता है तो मेनका खुद से उठ नहीं पा रही होती है। सोनी मेनका को उठाते हुई कहती है, आपको पता है किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद ही गिर जाता है। सोनी के ऐसे तीखे शब्द मेनका को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा दिलाता है, पर वो तब कुछ नहीं बोलती और जैसे तैसे अपने कमर पकड़े खड़ी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहां जाके मेनका बोलती है, आज तो हद ही कर दी उस सोनी ने, इसका बदला तो मैं जरूर लेके रहूंगी। उसने मेरी बेइज्जती की है ना, अब उसे मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर मेनका ऐसे ही रोते हुए शान के कमरे में चली गई और वही शान के बेड के पास कुछ ढूंढने लगी। मेनका के ऐसे कमर पे हाथ रख के कुछ ढूंढने से शान का ध्यान मेनका की ओर जाता है और वो पूछने लगता है, क्या हुआ मेनका दीदी, आप क्या ढूंढ रही है और ये कमर पे हाथ क्यों रखा है, आपने कुछ हुआ क्या? शान के पूछने पर मेनका कुछ नहीं बोलती, बस ढूंढते रहती है। क्या हुआ बताओ भी दीदी, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। मेनका काफी गुस्से में रहती है और बोलती है, नहीं चाहिए तेरी भी मदद, मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी ये सब तेरी उस सोनी का क्या धरा ही तो है, आज तो उसने हद ही कर दी। जैसे ही शान सोनी का नाम सुनता है एकदम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही पूछता है, सोनी ने क्या किया दीदी, अब बताओ मुझे। रहने दे तू भाई, तू आराम कर, मैं बस अपने लिए दवाई ढूंढ रही हूँ, वो मिल जाए फिर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। तू आराम कर। ऐसे आपको दर्द में देखकर मैं कैसे आराम करूं दीदी? कौन सा दवाई चाहिए बताइए मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। अरे नीचे गिर गई तो कमर में दर्द हो रहा है, बस उसी के लिए पेनकिलर ढूंढ रही हूँ। नीचे गिर गई, पर कैसे दीदी? छोड़ ना, जाने दे, किसी की गलती नहीं थी और सोनी की भी नहीं। मेनका शान के दिमाग में घुमा के ही पर सोनी के खिलाफ बातें डाल रही थी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, किसी की भी गलती नहीं है दीदी, जरूर आपको उस सोनी ने ही गिराया होगा। ये बोल शान मेनका को पेनकिलर दे सोनी के पास जाने लगता है और मेनका को बोलता है, आप आराम करो मैं अभी आता हूँ। ठीक है भाई। शान बिल्कुल गुस्से में सोनी के पास जाता है। सोनी रसोई में बर्तन धो रही होती है, शान को देख वो वहां से जाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसे अब शान का चेहरा भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। पर जैसे ही सोनी शान के बगल से निकलने लगती है, शान उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। सोनी बिल्कुल घबरा जाती है और बोलती है, हाथ छोड़ो मेरा। शान सोनी के हाथों को पीछे खींचते हुए सोनी को अपने पास लाते हुए कहता है, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ और तुम मुझे देख के जाने लगी हो। सोनी खुद को शान के इतने करीब देख बिल्कुल शांत सी हो जाती है और शान के आंखों में देखने लगती है और बोलती है, बात क्या बात करनी है अब तुम्हें? तुमने दीदी को क्यों गिराया फर्श पे? मैंने कब गिराया आपकी दीदी को? वो तो खुद गिरी नीचे, वो भी अपनी गलती की वजह से। अच्छा, इसका मतलब मेरी दीदी झूठ बोल रही है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा, उन्होंने पानी को खुद पैरों से फर्श पर गिरा दिया था और फिर वो भी उसी पे स्लिप कर गई। अच्छा, इसका मतलब है कि दीदी ने जानबूझकर ये सब किया और जानबूझकर ही खुद को तकलीफ भी पहुंचाए। तो मैंने अभी क्या बोला? यही ना, अब तुम्हारी दीदी के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही बता सकती ना। उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना ये बकवास सोचता है बस। और शान उसके सर पे अपना हाथ की उंगली से इशारा करता है, अब तुमने गलती किया है तो माफी भी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। माफी किससे और किस गलती की? मेरी मेनका दीदी से और किससे? पर जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो माफी किस बात की? तुम्हारा सारा जुल्म सहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। जब गलती सोनी की नहीं है तो सोनी कभी भी माफी नहीं मांगती है। माफी तो मेनका दीदी को मांगनी चाहिए, वो भी मुझसे। उनकी गलती है और वो उल्टा मुझे ही गलत बता रही है। बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, अब जल्दी से माफी मांगो जाके दीदी से, नहीं तो तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ।
वो तो मुझे अच्छे से पता है तुम कितने नीचे गिर सकते हो और कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। चलो अब जो बोला है मैंने वो करो। और सोनी को खींचते हुए मेनका के कमरे में ले जाने लगता है। क्या होगा वहां पहुंचकर, क्या माफी मांगेगी सोनी या फिर करेगी अपनी आत्मसम्मान की रक्षा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी गई कहानी फोर्स्ड मैरिज।